May I request our officiating associate dean from the research center. I welcome all the dignitaries of the dais. जब हम किसी को भी जो रिसर्च करने के लिए बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है। वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि यार ये कोई चीज हमारी काम की नहीं है, हमें तो मरीज देखना है, हमें तो सर्जरी करनी है, हमको तो क्लासेस लेनी है। ये रिसर्च क्या होता है, रिसर्च करने से क्या फायदा है? तो क्या फायदा है ये तब समझ में आता है जब आप रियल सेंस में ऐसी वर्कशॉप्स के अंदर। Thank you so much, sir. Your guidance and motivation is always a source of motivation for all of us. I thank you all the dignitaries here who have taken their time off from the busy schedule. कुछ लोग इधर or finding a solution to a problem in a scientific manner is research in simple terms. Whenever you get a doubt or whenever you get a problem, we try to solve it out or we try to find out the solution for that. And we go it if we go in a systematic manner, in a scientific manner, then that is called a research. Observation. For example, if you want to take a BP, you want to know today what is your BP. You just take it casually and you just come to one conclusion that today my BP is raised. Okay, so this is just a casual observation to which you have drawn one conclusion. Now, there's one thing written here, trial and error. Can anyone explain me what is the difference between trial and error and pilot study? जो आपने बनाया है उसको टेस्ट करना चाहते हो कि वास्तव में जो हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चनर वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पता चला हम पूछना चाहते हैं हाइपरटेंशन के बारे में सवाल ऐसा पूछ लिया कि जो एक आदमी अलग समझेगा उसको दूसरा आदमी अलग समझेगा, तो हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो सही पूछ रहे हैं कि नहीं, वैलिडेट करना चाहते हैं अपने क्वेश्चनर। तो हम उसको फील्ड में जाके टेस्ट करेंगे
कि वास्तव में जो हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव फेल होंगे कि नहीं। तो उसके लिए यूजली जो प्रैक्टिस है वो 10% ऑफ द मिनिमम सैंपल साइज, वी टेस्ट ऑन 10% ऑफ द मिनिमम सैंपल साइज। और वो जिन लोगों पे हम वो पायलट स्टडी करेंगे वो हमारी मेन स्टडी का पार्ट नहीं होने चाहिए। वो जिनसे हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, जिन एरियाज में हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से लेंगे, वो हमारे पार्ट में नहीं होंगे, या उनका डेटा हमने जो कलेक्ट कर लिया वो मेन स्टडी में नहीं करेंगे। तो यूजली जो पायलट स्टडी के लिए ये मैम 10% का मतलब। Thank you so much. But it is systematic and planned because it is a part of your research, right? So trial and error is not a part of your research. You are doing it, but you are documented it also, but it is not following your ethical norms. So yes, there is a difference between trial and error and pilot study. There's one more question. मैम जैसे किसी रिसर्च का एक रिसर्चर अपने रिस्क को बताता है पेशेंट से, और वो एक सर्टेन टाइम के लिए रिसर्च है, और जो पेशेंट्स है मैम वो जो रिस्क बता रहा है उस पे कौन बता रहा है रिसर्चर पेशेंट से पेशेंट से रिस्क बता रहा है, कंसर्ट पेशेंट को रिस्क बता रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। अपने रिसर्च का जो भी रिस्क है वो बता रहा है। अगर पेशेंट कोई भी वो रिस्क को जो उसको बता रहा है मिनिमम या जैसा भी है, उसके बाद अगर पेशेंट्स पार्टिसिपेट ना करे तब तो आप फोर्स थोड़ी ना करोगे उसको। आप उसको मतलब मोटिवेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट फोर्स द पेशेंट पार्टिसिपेट, यू कैन नॉट फोर्स दैट। वो नहीं लेना चाह रहा है तो वो उसका डिसीजन है। मैं यही बता रही हूँ, राइट फॉर ऑटोनॉमी। प्लीज लेट हिम चूज, let him take the decision. You are not supposed to put pressure कि नहीं अच्छा है ले लीजिए, प्लीज आ जाइए मेरी स्टडी में, चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा। No any or this kinds of gifts or reinforcements are included in while doing these things. Okay? बट रिसर्च सर्टेन टाइम के लिए नहीं तो आप प्रेशर थोड़ी ना दो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, बट यू कैन नॉट गिव द प्रेशर, राइट? यू हैव टू रिस्पेक्ट द राइट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट. This ethics you have to follow. Done? Okay. With this, I end my topic. I hope you understand it, and I also hope you will be following these ethics in your research. So, good research answers questions, and ethical research earns trust. So, with this, thank you. Thank you, ma'am, for emphasizing the ethical responsibilities of a researcher and guiding us through the publication awareness. Moving forward to our next session, we have esteemed speaker, Dr. Gaurav Dubey sir. He is a faculty member in the Department of Optometry. With 15 plus years of experience, he has exceptional academic profile, including 73 publications, 7 books, and 10 patents to his credit. He has chaired 13 scientific sessions, organized 12 national conferences, and delivered talks as a guest speaker in over 40 national conferences. His expertise makes him the perfect speaker to address the challenges of predatory and fake publications. I humbly invite Dr. Gaurav Dubey sir to kindly take over the session. Good afternoon, everyone present here, faculty members and PG scholars. So today's topic is very important because we are publishing daily an article. So it is called periodic publications. जैसे आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन होता है, तो जैसे यूजीसी का, एनएमसी का, कहीं से है, आईएनसी का, तो इसका मतलब होता है कि वो जेन्युइन है। इसी तरह से पब्लिकेशन में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना होता है बिफोर पब्लिकेशन, कि वो जर्नल जो सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो हमारे आर्टिकल के लिए मैच कर रहा है, देन उसके अलावा क्या ये दो तरह के ऑथर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। एक ऑथर ये है कि उसके ऊपर बर्डन है और वो पब्लिकेशन करना चाहता है, तो उसने ऑथर ने राइटिंग की एंड देन इज पब्लिकेशन, मतलब वो पब्लिश में चला गया, देन इज हैप्पी। तो ये सिमिलरिटी हमारे आपके साथ हमेशा होती है कि हम पब्लिकेशन में जाते हैं और हम
पब्लिश कर देते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पब्लिकेशन में हमारा हो गया, बट विदाउट नोइंग देयर जेन्युइनिटी इन गुड एकेडमिक इंडेक्स जर्नल और पब्लिशर। दूसरा ये होता है कि ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जर्नल्स में जो हम सबमिट करते हैं, जो रिव्यूअर होता है, एडिटर बोर्ड होता है, और वो आपके आर्टिकल को आगे चल के रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पे, रिजेक्शन। तो स्पिरिटी जर्नल्स में ये होता है कि दे डोंट हैव प्रॉपर एडिटोरियल बोर्ड, दे डोंट हैव रिव्यूअर बोर्ड। आपने पेपर को सबमिट किया और तुरंत आपका जर्नल वो 24 आवर्स में पब्लिकेशन में चला गया और आपको तुरंत उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ, मिल गया। बट अगर आप अच्छे जर्नल में जाते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर गुड जर्नल में जाते हैं जिसमें पब्लिशर अच्छा है, तो नॉर्मली और आपको रिजेक्शन मिलता है। उस वे में क्या होता है, जो ऑथर्स होते हैं वो इतने हरी में होते हैं कि उनको लगता है कि हमें जो पब्लिश करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पब्लिकेशन में जाते हैं और उनका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। बट वो उसी तरह से वेस्ट होता है पेपर, जिस तरह से आर्टिकल निकल के आया है उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो वेस्ट होता है। एक तरह पेपर होता है, वेस्ट होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देन तो purity journals publishing are also known as despite they are looks true but honesty but is actually in size false. Publishing is a manipulative journal approach with the academic publishing. It exploits young authors by demanding the publication fee without conducting proper quality check and verifying the authenticity of the submitted articles. Unlikely reputed journals, whether open access and subscription based, these exploit publishers fail to offer essential editorial board oversight the publishing services. तो नॉर्मली जब आप पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स को, तो आपसे जर्नल पैसे की डिमांड करता है, तो एक तरह से ये फॉल्स पब्लिकेशन होता है, उसमें आपको पैसा देना होता है, पैसा पे करके आप उसको पब्लिश 24 आवर्स में या 1 वीक में आराम से कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज purity journals. एक्चुअली सर देयर आर टू सोर्सेज, ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन। तो ओपन एक्सेस में तो पैसा देना ही पड़ता है। हाँ, ओपन एक्सेस में पैसा देना पड़ता है, दैट इज एपीसी, Yes. दैट इज कॉल्ड एज एपीसी। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडेक्स जर्नल आल्सो सर। So what is the characteristic of purity publishers? So it mainly focus on money, charging fee without good reason, ignore quality, मतलब इनके पास कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। आप एडिटोरियल बोर्ड आपको प्रॉपर दिखाई देगा, बट उन पर कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। आपने पेपर सबमिट किया एंड देन आपको एक्सेप्टेंस 5 आवर्स में 24 आवर्स में मिल गया, एंड देन आपको बोलेंगे कि आप हमें इतनी फी दीजिए, एंड देन आपका पब्लिक पेपर पब्लिश होगा। तो मेक फॉल्स क्लेम दैट अबाउट द इम्पैक्ट फैक्टर इंडेक्सिंग, वो इम्पैक्ट नहीं होता है, बट वो फॉल्स क्लेम करते हैं। साइट पे मेंशन होता है कि 7.1, 7.8, 5.3, बट एक्चुअली में वो इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड देन misuse ISO number, cite fake and non-accepting impact factors, display standard publishing rule and ethics. So understand purity journals. These journals aggressively like manuscript researcher, often without genuine peer review or editorial check. They frequently accept and publish substandard, meaningful study. High publication fees are common in these journals, and due to the pressure of the publisher career close, some researchers turn these journals despite their close. So, sir, normally हम पब्लिकेशन में जब हम जाते हैं एज ऑथर, लीनियर न्यू कमर जो होते हैं ऑथर्स, तो वो उनको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो क्या हम चेक करना चाहिए जब हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं किसी भी जर्नल की, और क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि जो भी वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए वो जेन्युइन है कि नहीं है? Research question is to check the prevalence of hypertension and its associated risk factors among the paramedical and nursing students. So our study population will be the students, current students of the paramedical and nursing students. So because we are doing it on the current students, it will be a cross-sectional study. And then the prevalence can be calculated by the formula number of cases having the hypertension divided by total population into 100.
And then, sir, for the sampling, to avoid the selection bias, we can go for the random sampling, or if we want to see associated risk factors, we can go for the stratified sampling technique. We can divide the students into different groups, like paramedical, we have different courses, optometry, radiology, MLT, and then physiotherapy and nursing. So we can divide the students into subgroups, and we can see in which subgroup the more prevalence of hypertension is there. For this we will be doing the stratified. Again, we can even divide that into more subgroups like gender based, age based, and then we can go for the proportions, we can go for the chi-square test analysis, and then regression analysis on the odds ratio. And then we will follow the stroke guidelines, sir, for this for reporting. सर ने तो पूरा एकदम बढ़िया क्रिस्टल क्लियर, ये ताली हो जाए सर के लिए। Thank you, sir. Thank you. You made my things quite easy. तो सब लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हैं जो सर ने दिया। या सर तो देखो बड़े रिसर्चर हैं, देखो वही है ना, तो उनका थॉट प्रोसेस अलग ही है। और शायद बहुत सारे लोग हम लोग इसी ऑडियंस के बीच में से उस फ्रेमवर्क में नहीं होंगे, है ना, जितना बताया यही तरीका है सीखने का। तो सर ने ये पूरा कंसेप्चुलाइज कर दिया कि मुझे इस टाइप की स्टडी डिजाइन करनी है, इतने लोग लेने हैं, यहाँ से लेने। So I think more than my experience and my research publication, lot of faculties are here who have done lot of things and lot of research work. So, but I know the tricks and basics to publish the article in an index journal. So I will share with you all. Everyone knows why the scientific writing is required. So it is required for career advancement, academic development, knowledge dissemination, मतलब knowledge को share करने के लिए, professional recognition, funding, institutional compliance है ही हमारा, जैसे अभी ACR में faculties को दिया हुआ है 1 or 2 publication is required. So this is a institutional compliance, clear communication with the audience and with the जो target जो public है. You have to be clear what was your research and what was your intervention and what was the findings. So it should be very clear. Or index publication में there should be some restrictions, so you have to only show your key findings only. So like that only. वहाँ पे आप सारी टेबल शो नहीं कर सकते. Scientific intent for the article लिखने की बात नहीं कर रहा, before planning की बात कर रहा हूँ. At approx एक idea कितना हम काम करते हैं उसके पीछे, ये इस केवल 6 स्टेप्स में कितना टाइम लग जाता होगा, जो मेरा ओपिनियन है वो अलग हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सर का ओपिनियन भी जानना चाह रहा था, ये किसी और का बोलो सर प्लीज। राइटिंग में, हाँ नहीं, बिफोर प्लानिंग में, राइटिंग में नहीं, मतलब पब्लिकेशन अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आप रिव्यू लिटरेचर सर्च वगैरह करोगे, सब करोगे, इस काम कर लिए, हाँ सर्च कर लिए, सर्च करने में मैं ये तो पूछ रहा हूँ, सर्च करने में कितना टाइम लगता है, टॉपिक डिसाइड करने से लेके सर्च करने से लेके ऑर्गेनाइज करने से लेके जर्नल सेलेक्ट करने तक approximately. Sir, the major hit is to formulate the research question. The very major hit is. All the points are 1 and 2 is most important क्योंकि starting तो वहीं से होनी है. तो मेरा अपना opinion मैं बताता हूँ. At least बोल रहा हूँ 3 to 6 months is required for planning. And publication process. So till date, you have studied about the overview of the research, design of the research, research ethics, hands-on data compilation, and statistical tool. Today morning we have discussed, and after statistical analysis, you have also learned about how to write your research paper. So I think you have written your research paper as of now. So the next and last step is to publish your research. So I am going to discuss about this section. So before starting, I would like to ask whether we should really publish our research, whatever we have done, or not.
जो हमने अपना रिसर्च किया है क्या वास्तव में हमें उसे पब्लिश करना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा? क्योंकि तो इनका सेशन हो गया है, अभी तक हम सारे बेनिफिट्स ही उसके गिनते जा रहे हैं, है ना, इसलिए हम पब्लिश कर रहे हैं. मास्टर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट देयर मास्टर डिग्री, PhD स्टूडेंट्स विल हैव देयर डॉक्टरेट डिग्री, faculty will have their promotion and they will increase their API score as well. के बारे में जानते हैं, टू एनालाइज द करंट प्रॉब्लम, करंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में, देन आइडेंटिफाई द वैल्यूज, वैल्यूज को आइडेंटिफाई I will करेंगे. be repeating the same sentence. You are divided into two groups, Group A and Group B. Fine. We will be asking, I will be asking you one problem statement. Okay. Now what you have to do, you just analyze it. Then I will be asking you question related to that title, that problem. Answer it at anyhow, whatever you feel like to. Fine. After that, our expert will clear you with the concept. Okay. And yes, one thing more I'm adding to it. If you give a good answer, or if expert feel that your answer is good, so you will be rewarded something. So shall we start? Shall we start? Please have a zeal. This is for the first time now, so I think you should have that kind of zeal in you. Okay. So, sir, shall I start with your permission? Mahin sir, I want your help, sir. I want, yes sir. फैकल्टी धीरे धीरे से निकल के चली जा रही है, नहीं आ Believe me, will back down if it is possible. First one, okay. So let us start, and two groups, be alert. The problem is to study the effect of regular morning walking on blood pressure in middle-aged adults. Okay. The question is, the problem is actually to study the effect of regular morning walking on blood pressure in middle-aged adults. I think the topic is clear to you. So, shall we see our first question? Okay. Any one of you, can you please explain the map? Because we already have these kind of sessions previously from day one about the methodology. So, I think it's very clear to you, and you can explain us the methodology covering this procedure. Any one of you, please feel free and answer. If you're wrong also, please tell us. It is highly interactive. You will gain something. So. Ma'am, as a view, it's looking as an intervention study, maybe conducted by RCT trial, clinical trial, or it may be, if the researcher's perspective is different, it may be a correlative study also, if there is want to assess the cause-effect relationship. So otherwise it is an intervention study. Intervention study. If anyone want to add? If anyone want to add on it, please feel free to add anything, please. From Group B, please feel free to answer. It's highly interactive. You can answer in Hindi also if you want. Be comfortable. Yes. बोलना है, गलत भी बोलो, कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे. थैंक यू सर. मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हमें ये टॉपिक मिला, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके की स्टडी करनी है. तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशन करनी है या एक्सपेरिमेंटल. तो हम ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये डिस्क्रिप्टिव करनी है एनालिटिकल. तो उसमें हम मैम क्रॉस सेक्शन जाएंगे, क्योंकि हम बस आपने बोला कि मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, तो हम 60 से 70 एज के लोग ले सकते हैं. और जैसे कि एक्सपोजर हम यहाँ पे देख लेंगे कि
मॉर्निंग वॉक है और कंट्रोल हम मान सकते हैं कि बीपी। तो हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया बना के हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसा कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने आगे हमें बताया था कि हम इसमें कैसा डाटा लेंगे, जैसे डिस्क्रीट था, कॉन्टिन्यूस था, बाइनरी और नॉन बाइनरी, जिसमें यहाँ पर बोला क्या है कि एज ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा ले सकते हैं। Any other one want to add something? Which did you explain your methodology covering the procedure? What methodology we should use in this study? We are getting Exactly the answers. question is this. Anyone else? For my observation is the correlation. Good. Sir, over to you, sir. Thank you, Dr. Dubey. Good evening, everyone. Previous slide. See, here the slide clearly shows that the researcher want to see the cause and effect relationship. That is, they want to see the effect of regular morning walking on blood pressure. So here, if you do walking, how your blood pressure changes. And regular, please understand. Cross-sectional study will not be applicable here because cross-sectional study is one-time study. Here we are talking about regular, means there is a period of duration for which we continue the intervention. So this can be best studied only by RCT. Why RCT? Why not quasi-experimental? Is to prevent the selection bias. The methodology over here, and as the question says it is regular walking, so we can take different timelines for monitoring the blood pressure, like pre-intervention, that is before we start up the protocol, then after 1 week of walking, after 2 weeks of walking, after 3 weeks of walking, and then a follow-up. So when you have different timelines and you have different groups, then we will not check the statistical analysis. Here we check only the variance. So because we have multiple timelines and multiple groups, we will go for ANOVA, repeated measures ANOVA, because we are repeating the same measures at different timelines. So we will analyze statistically the variance, how different each readings are there between the control and the experimental group. That is the methodology. And the main thing is you have to understand what inclusion criteria you will be using this and what exclusion criteria will be. Usually for this you can exclude the patients who are already diagnosed with hypertension. If you just want to see a case study, you don't want to go for control. Control means who are not exposed to hypertension. Okay, so here RCT also, when it comes for sampling, see usually convenient sampling is not possible here because selection bias will be there. So we will go for randomized sampling. In that also the best variety will be the stratified random sampling. You can divide the group into basing on various strata, like age strata, sex strata, okay, region strata, okay. In this way you can BMI one strata, okay. You can subdivide the groups into various strata. So what happens if you divide the groups into substrata? You can control the confounding variables. If you do stratification in randomization, the confounded variables can be controlled. Okay, so I hope I am correct. If you want to correct if I am wrong, you can correct me. Or if it is anything is unclear, you can correct me. So basically, dear student, what's your name? Nancia. Here we cannot do cross-sectional study. Okay, cross-sectional study is only at one point of time. Just I want to add something here regarding sampling.
the sir said clearly we can go for a randomization. Yes, can you able to say why? Why we have to go for a randomization? Why we can't go for some other technique? Can anyone? Who is the population? Middle aged. Okay, in India we are having plenty of middle aged adult groups. Okay, in case if we are having more population, then we can go for a randomization. In case your population is very less, then you can go for like convenient sampling technique or a purposive sampling technique. There one more thing I want to add here. Sir clearly said that you have to go for ANOVA. Yes, ANOVA, you know ANOVA. Like for example, a middle-aged group, you have made a 3 group, like 35 to 40. For example, I am saying, okay, like 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45. So here you are having a 3 groups. Yes, these 3 groups are having separate mean, like 30 to 35 separate mean, 35 to 40 a separate mean, then 35 to 40 separate mean. So here you are having a 3 means, A, B, C. So we can't say that in between these 3, who is having a more significance. That if you want to go for analysis, you have to go for a ANOVA. In ANOVA also better you go for a post hoc test. One more subdivision test is there. In ANOVA, once if you are using SPSS, they will ask, apart from ANOVA, which test you want to apply. In that you can put a post hoc or quickie test is there. If you apply, you can able to identify A, B, B, C, A, C. So you can get somewhat a clear data, which group is having very significant than others. It is a second one. And one more thing if you want to add, in the morning walk, clearly you have to set the exclusion criteria. सर कि मुझे प्रेशर आ रहा था कम कर बंद करो। अभी भी हमारे पास बहुत है। अभी मैं अभी 3 समथिंग तो गए नहीं। कोई बात हम थोड़ा बहुत ऊपर गए। Tell me about basic research of faculty development program. इस प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम जो पीजीज हैं हमारे बहुत बेसिक डाउट्स है, हम रिसर्च स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे बहुत डाउट थे जो हमारे बेसिक क्लियर हुए हैं, और स्पेशली हैंड ऑन सेशन जो था उससे हमें बहुत जो बेसिक और पैनल डिस्कशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें, और हमारे जो डाउट्स थे हमारे टीचर्स ने बहुत कोशिश करी है कि उन डाउट्स को क्लियर किया जाए, तो हम पीजीज़ के लिए तो ये बहुत यूजफुल। I think it's my privilege to be the part of this basics of research and faculty development program. I think a physiotherapist, as a master's physiotherapist मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये कि मैं इसे ज्वाइन करूं, और मैंने बहुत कुछ सीखा, प्लस जो गाइडेंस हमें मिली NP सिंह सर से, एन सेम्बियन सर से, एंड बहुत सारे स्टीम स्पीकर्स, डॉक्टर गौरी शंकर पटौरी सर, डॉक्टर नेहा दुबे मैम, डॉक्टर गौरव सर, बहुत सारे जितने भी हमारे स्पीकर्स ने आज हमें सिखाया, हमारे बेसिक डाउट्स क्लियर किए, जो हमें बहुत सारी जर्नल सिलेक्शन से लेकर के जो क्वेश्चन बनाने तक का प्रॉब्लम है, जो स्टार्टिंग है हमारी क्वेश्चन बनाना, जिस पे हम बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं करते थे, बट आज हमें ये पता चला कि हमें क्वेश्चन बनाने पर इतना एम्फेसाइज करना चाहिए, इतना टाइम स्पेंड करना चाहिए शुरुआत से ही। तो ये हमारे लिए आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट था, और हम चाहते हैं कि ये आगे और हो और हमें उसमें बुलाया जाए, क्योंकि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, बट स्टिल हमें बुलाया गया, पीजीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया, एंड दिस इज़ आई थिंक इट्स माय प्रिविलेज टू जॉइन दिस। एंड एज एन एंकर मैंने जो टीम वर्क देखा रिसोर्स पर्सन्स का, मेरे साथ जैसा उनका मतलब कोऑर्डिनेशन था, आई फील लाइक इट्स अ अमेजिंग फीलिंग आई कैन से। सो थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं चाहती हूँ कि आगे और मुझे इन सब प्रोग्राम्स में बुलाया जाए। यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई में ये जो रिसर्च पब्लिकेशन और एथिक्स पे जो एफडीपी है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई है। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और वाइस चांसलर सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर एस्टीम्ड स्पीकर्स थे, और स्पीकर्स ने अपनी नॉलेज शेयर करी। इससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। पीजी स्कॉलर स्टूडेंट काफ़ी नंबर में थे, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट वाज देयर,
So it was a very good experience to share the knowledge, and it will definitely benefit to the university also. And we will definitely prove that our university has a good platform to publish index journal publication. Thank you. Last 2 days we were in the part of faculty development program. Really it was amazing experience. Even though as a speaker I took a study design, उसके अलावा भी बाकी speakers आके हमको बहुत अच्छा सा like methodology, how to publish a paper, like how to identify the journals, proper journals for the publications. Apart from that SPSS का कैसे handle करना है, कहाँ पे पैरामीट्रिक लगाना है, कहाँ नॉन पैरामीट्रिक लगाना है, या ऐसे बहुत सारा चीज़ हमको बताया है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत खुशी हो गया है, हमारे साथ पीजी स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. मोर देन जस्ट लर्निंग प्रोसेस, वी हैव डन लॉट ऑफ इंटरेक्शंस आल्सो. हमको बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.